Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again. Welcome back to the lecture of anesthetics and general and local anesthetics. Previous lecture में हमने ज़्यादातर बातें जनरल anesthetics पे की थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, क्लासिफिकेशंस पे, बेसिक्स पे, जनरल एनेस्थीसिया क्या है, फेजेस और स्टेजेस वगैरह पे। आज के लेक्चर में हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे इस सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर के बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को जिसको हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स हुई थी, एनेस्थीसिया के हवाले से बात हुई थी कि एनेस्थीसिया कैसे प्रोसीड करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स पे बात हुई थी जिसमें ज़्यादातर गाबा ए पे एक्ट करते हैं, कुछ एनएमडीए पे एक्ट करते हैं और कभी कभार दो और जगह पे भी एक्शन होता है। एक इनहिबिटरी ग्लाइसिन इन स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स, उसको एक्साइट करते हैं ताकि इनहिबिशन ज़्यादा हो, और दूसरा जो है पोस्ट साइनेप्टिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं उनकी इनहिबिशन। ये चार किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, कॉमनली सिर्फ दो हैं, एक गाबा ए की पोटेंशिएशन और एक एनएमडीए एंटागोनिज्म। फिर आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो होगा हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, प्रोपोफॉल और केटामीन। इसमें ये दो आईवी हैं और ऊपर के तीन जो हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स वोलेटाइल एजेंट्स या फिर इनहेलेशनल एजेंट्स, या फिर आप इनको हेलोजिनेटेड इनहेलेशनल एजेंट्स भी कह सकते हैं। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड एक एडजुवेंट गैस है, जैसे एडजुवेंट मेडिसिन होती है वैसे एडजुवेंट गैस है। इसको यूज़ किया जाता है बाकी गैसेस या मेडिसिन या ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में। चूंकि ये वीक एनेस्थेटिक्स है, पोटेंट एनाल्जेसिक्स है, तो इस प्रॉपर्टी को लेके हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद के लेक्चर्स जो आएंगे उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स डिस्कस करेंगे। मेजर लोकल एनेस्थेटिक्स की अलग अलग बात होगी, एडवर्स इफेक्ट होंगे और एंटीडोट्स होंगे। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे और वो इनके साथ रिलेट करेगा। एंटीडोट्स कुछ के होंगे कुछ के नहीं होंगे, लेकिन साथ में एंटीडोट्स वगैरह अगर हैं तो जिक्र किया जाएगा, नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। मैनेजमेंट के लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट हो, कोई और मेडिसिन हो जो साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल कर सके ताकि हम उस एडवर्स इफेक्ट और रिएक्शंस को काउंटर कर सकें। क्लासिफिकेशन में दो हैं, जनरल और लोकल। फिर जनरल की दो हैं और लोकल की भी दो हैं। जनरल में इनहेलेशनल, वो सामने है आपके, और फिर इंट्रावीनस। जो मेडिसिन आज इस लेक्चर में डिस्कस ना हो, इस स्लाइड या वीडियोस में डिस्कस ना हो या ना मौजूद ना हो, वो आप अपनी रेफर्ड या रेफरेंस बुक से आप देख सकते हैं और उनसे आप कवर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहा तो आप कमेंट्स या फिर डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर जनरल एनेस्थेटिक्स, उसके स्टेजेस, मैकेनिज्म और ये बाकी चीज़ें डिस्कस हुई थी कि प्री ऑपरेटिव फेज जो है उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो प्री ऑपरेटिव फेज था वो स्टार्ट होता है। सही है, प्री ऑपरेटिव फेज, और इस जगह पे जाके हम पोस्ट ऑप फेज में चले जाते हैं। ठीक हो गया। सो प्री ऑपरेटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें एवोल्यूशन है, हिस्ट्री है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना, जैसे मेडिकल लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हो गई, और एक्सरे, सीटी स्कैन्स वगैरह इस तरफ भेजना होता है। ठीक है, वो कर लेते हैं तो फिर हमारी प्री मेडिकेशन आ जाती है। प्री मेडिकेशन एडजुवेंट्स हैं, वो एनेस्थेटिक्स नहीं है लेकिन एनेस्थीसिया में कारामद आती है, एनेस्थीसिया को स्मूथ रखती है, रिकवरी को भी और इंडक्शन को भी। फिर आपका जो फेज स्टार्ट होता है वो इंडक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, इंडक्शन का। इंडक्शन के बाद, इंडक्शन के दौरानिया में फर्स्ट स्टेज आ जाता है एनाल्जेसिया, देन एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम, देन सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर फोर सब प्लान्स हैं। जो थर्ड नंबर है वो बेसिकली हमारे लिए सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और हम मेंटेनेंस शुरू कर लेते हैं एनेस्थीसिया की। फिर मेंटेनेंस से या फिर हम इमरजेंसी या रिकवरी की तरफ जाते हैं, या फिर पेशेंट हमारे से डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मेडोलरी पैरालिसिस हो जाता है। फिर हमें ये प्रॉब्लम ये हो जाती है और हमें सब वेंटिलेटरी सपोर्ट पे पेशेंट को डालना पड़ता है, या फिर पेशेंट को हम कहाँ भेज देते हैं, आईसीयू और सीसीयू वगैरह की तरफ। ठीक हो गया। फिर जनरल एनेस्थीसिया के मेजर दो मैकेनिज्म, गाबा ए रिसेप्टर की पोटेंशिएशन और एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिज्म, जो सिर्फ और सिर्फ दो से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और केटामीन से, जबकि ये वाला सबसे होता है।
ठीक है, सिवाय नाइट्रस ऑक्साइड और केटामीन के। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनएमडीए पे एक्ट तो करता है लेकिन कम, अलबत्ता ओपीआइड्स पे बहुत इसका असर ज्यादा है। स्टिल ये बात अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इस पे रिसर्च स्टिल कंटिन्यू है कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये आगे जाके हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बाकी मेडिसिन के साथ एडजुवेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन में कोई है तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एक्ट करती हैं एज अ सेकेंड गैस। कैसे एक्ट करती हैं? दो के ऑक्सीजन भी मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन को हम फर्स्ट या सेकेंड गैस में शामिल नहीं करेंगे। हम सेकेंड गैस या फर्स्ट गैस में नाइट्रस ऑक्साइड और सेकेंड में हेलोथेन या आइसोफ्लोरेन वगैरह होंगी। फायदा इसका क्या है, ये आगे जाके एक इफेक्ट बनता है सेकेंड गैस इफेक्ट, वो स्लाइड्स में आगे जाके डिस्कस हो रहा है तो वहां पे आप उसको देख सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैकेनिज्म्स हैं वो ये वाले हैं आपके सामने, ये समरी में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। की पैरामीटर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था मैक पे, और बाकी तो इंट्रावीनस का तो ऑलरेडी आपको पता है, हम फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स में सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैक क्या चीज़ थी? 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिस कंसंट्रेशन ऑफ एलवीलाई पे सेडेट हो जाए, यानी 100 में से 50 जो हैं वो सेडेट हो रहे हैं एक खास कंसंट्रेशन ऑफ एनहेलेशनल एनेस्थेटिक विद इन एलवीलाई, वो कंसंट्रेशन क्या कहलाती है? मैक कहलाती है। फिर मैक के बाद एलवीलाई से ब्लड में गैस का जाना, ब्लड से टिश्यूज में गैस का जाना, इसको कहते हैं एनेस्थेटिक अपटेक। जो फीचर्स हैं जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है उन पे बात हो चुकी थी। एल्विलर वॉश इन सबसे पहले, यानी एल्विलाई में कितनी गैस जा रही है विथ फ्रेश गैस। ठीक हो गया, फ्रेश गैस से हमारा मतलब मेडिकल एयर है या फिर ऑक्सीजन है। उसके साथ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक कितनी जा रही है परसेंट बाय वॉल्यूम, ये एल्विलर वॉश इन है। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है एनेस्थीसिया अपटेक, ठीक है ना। एनेस्थीसिया अपटेक कब होगा? रिमूवल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू अगर ज्यादा है तो अपटेक स्लोअर होगी, और अगर पेरिफेरल टिश्यूज में गैसेस ज्यादा जा रही हैं और ब्लड में कम आ रही हैं तो एनेस्थेटिक अपटेक ज्यादा होगी। सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज है वो दो है, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट जो है, सॉल्युबिलिटी इन ब्लड वर्सेस इन एल्वियोलाई, इसको ब्लड बाय गैस सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं। दूसरा जो पैरामीटर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं वो ये वाला है, ठीक है। मैक जो है वो पोटेंसी बताएगा, अलबत्ता सॉल्युबिलिटी आपको ऑनसेट और ऑफसेट बताएगा। ऑनसेट से मतलब कब एक्शन स्टार्ट होता है, ऑफसेट से मतलब कब एक्शन खत्म होता है। तो हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है आइसोक्यूज के बाद, फिर सेवो, फिर नेट्रस, फिर डेस्फ्लोरेन। अब जिसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसका इक्विलिब्रियम सबसे स्लोअर बनेगा। क्या स्लोअर बनेगा? इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे स्लोअर बनेगा। इस वजह से इसकी आपको जो वॉशिंग है वो भी आपको ज्यादा करना होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस सप्लाई करनी। ऑनसेट स्लो होगा, ऑफसेट स्लो होगा, और इस तरह से इस तरतीब से आप जाते जाए। मतलब हेलोथेन का ऑनसेट ऑफसेट आइसोफ्लोरेन से ज्यादा है, आइसोफ्लोरेन का ऑनसेट ऑफसेट सेवोफ्लोरेन से ज्यादा है, फिर उसका नाइट्रस ऑक्साइड से, फिर उसका डेस्फ्लोरेन से। ठीक हो गया। अब एल्विलाई और वीनस पार्शियल प्रेशर क्या है? एल्विलाई और वीनस पार्शियल प्रेशर, वीनस पार्शियल प्रेशर से मतलब ये है कि जो गैस वेस्ट गैसेस या डिप्लीटेड ब्लड वापिस आ रहा है टिश्यू से इनटू द एल्विलाई, उसमें अगर वोलाटाइल एनेस्थेटिक या किसी भी गैस की कंसंट्रेशन कम है तो एल्विलाई से वो इजीली जो है ब्लड में डिफ्यूज हो सकेगा, ठीक है। और वॉश आउट जो है ये वॉश इन के ऑपोजिट है, और आपकी जितनी भी एलिमिनेशन थ्रू लंग्स होती है उसके लिए हम वॉश आउट का टर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कहा, ये भी बात की थी कि किन पेशेंट्स में मैक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, किन पेशेंट में मैक की रिक्वायरमेंट कम होती है। आपके लिए टास्क ये है कि आप मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे। एक फार्मूला है, आपने वो फार्मूला ढूंढना है और आपने इन तमाम गैसेस का मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ऐसे भी करना है कि मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन जो है अगर नाइट्रस ऑक्साइड मौजूद है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक इक्वेशन यूज होती है, उसको कहा जाता है एल्वुलर गैस इक्वेशन।
इसको सर्च करें, मालूम करें, और हर गैस का मैक आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं फिर। सो यंग इन्फेंट्स, हाइपरथर्मिया, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, स्टिमुलेंट ड्रग्स, इन पेशेंट्स में अगर ऐसी सिचुएशंस हैं पेशेंट्स की, तो आप उनमें मैक ज्यादा रखो, उनका मैक ज्यादा होगा, यानी डोज रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और इसी तरीके से डिक्रीज मैक भी आपके सामने। सबसे पहले जो आज का टॉपिक हमने कवर करना है, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है हैलोथेन। फिर उसके बाद आएगा आपका आइसोफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन। बाकी जो एनफ्लोरेन या डेसफ्लोरेन अगर बुक में है तो ठीक, बुक में नहीं है तो फॉलो ना करें। सबसे पहली चीज है हेलोथेन। हाईली सॉल्युबल, तमाम एनेस्थेटिक्स हाईली लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से पोटेंसी इनकी ज्यादा होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पोटेंसी का इनहेलेशनल के लिए, वो है हमारे पास मैक। तो हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा है ब्लड में और लिपिड्स में, लेकिन गैस इसका जो मैक है वो कम है। चूंकि मैक इसका कम है तो पोटेंसी इसकी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा है, ऑनसेट ऑफसेट इसका डिलेड होगा, ठीक है, स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म इसकी 20% लीवर में होती है, और वो ऑक्सीडेटिव पाथवे के थ्रू होती है। और उसमें दो मेटाबोलाइट्स बनते हैं हेलोथेन के, एक ट्राइफ्लोरो इथानॉल बनता है और एक ब्रोमाइड बनता है। और इसी वजह से आपके पास एक प्रॉब्लम बनती है जिसे कहा जाता है हेलोथेन हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं हम उसको? हेलोथेन हेपेटाइटिस, जिसे कहा जाता है हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू हेलोथेन। सही है। और चूंकि रेयर है, बच्चों में नहीं होता, एडल्ट्स में होता है, और एडल्ट्स में सबसे ज्यादा ये फीमेल्स में होता है। और अगर होता भी है तो क्या होता है? फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, और हेपेटाइटिस के आपको साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे। अगर आपको ये चीजें नजर आ रही हैं और आपको ये भी पता है कि हेलोथेन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी हेलोथेन लग चुका है, तो सीधा समझ जाए कि इसको क्या हो रही है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और 100% ऑक्सीजन है, हेलोथेन को डिसकंटिन्यू करना होगा, और आपका पेशेंट कुछ वक्त के लिए सपोर्टिव थेरेपी पे रहेगा। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होती है थ्रू गाबा, मायोकार्डियल हाइपर सेंसिटाइजेशन होती है टूवर्ड्स कैटेकोलामीन्स, यानी एपिनेफ्रिन की लो से लो डोज या कंसंट्रेशन भी मायोकार्डियम को एक्टिवेट करेगी। तो इस वजह से हेलोथेन की मौजूदगी में हम एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल नहीं होगा। गुड मसल रिलैक्सेशन है, वीक एनर्जीज है। पेन की किलिंग की प्रॉपर्टी इसकी कम है, लेकिन मसल रिलैक्सेशन कुछ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। उस मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट मसल रिलैक्सेशन यूटेरिन मसल रिलैक्सेशन है, जिसके लिए हम गायनोकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में हेलोथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन नीडेड फॉर मसल रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेरिन। तब हम यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन यू कैन यूज इट फॉर दिस एडवांटेज। इसके अलावा एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इसका इंपॉर्टेंट है, ब्रोंको डायलेशन भी देता है, और जिसकी वजह से हमारी एफआरसी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। पेटेंसी, ब्रोंकियल या एयरवे पेटेंसी जो है वो क्या हो जाती है? एयरवे पेटेंसी जो है वो ज्यादा हो जाती है ड्यू टू हेलोथेन। क्यों? क्योंकि हेलोथेन ब्रोंक्यूल्स को क्या कर रहा है? डायलेट कर रहा है। इसके साथ को एडमिनिस्ट्रेट, चूंकि इसका एनाल्जेसिया का इफेक्ट नहीं है, तो आप एनाल्जेसिया अचीव करने के लिए ओपियाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लोकल एनेस्थेटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लोकल एनेस्थेटिक्स क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स तो आईवी में रिकमेंडेड नहीं होते। एक ही है जो आईवी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है लाइडोकेन। क्या कहा जाता है? लाइडोकेन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हेलोथेन की वजह से मायोकार्डियम सेंसिटाइज हो जाता है, और कैटेकोलामीन्स पेशेंट की बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बनती हैं? एरिथमियास। तो इन एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए हम लाइडोकेन लोकल एनेस्थेटिक एडजुवेंटली हेलोथेन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्डर इसकी क्या है, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि कोई भी गैस जिसकी प्लेजेंट ऑर्डर है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कुछ हद तक हार्ट रेट को कम करता है, और आईसीपी को इंक्रीज नहीं करता, और इसके अलावा
इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को भी इंक्रीज नहीं करता, तो उनको हम एज अ इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो हेलोथेन नॉर्मली तो हमने कहा था कि इनहेलेशनल को हम मेंटेनेंस के लिए प्रीडोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं, पर हेलोथेन और एक और गैस है सेवोफ्लोरेन, इन दोनों को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन पेशेंट में जो कोऑपरेटिव ना हो, जैसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो, या नीडल फोबिया, या पेशेंट को कोई और मसला है जिसकी वजह से हम इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे। तो ऐसे केसेस में हम इंडक्शन इनहेलेशनल के जरिए से करते हैं, हम मास्क में ऑक्सीजन के साथ साथ इन गैसेस को देते हैं। चूंकि हेलोथेन की हेपेटोटॉक्सिसिटी ज्यादा है, इस वजह से हेलोथेन का इस्तेमाल अब कम हो चुका है। अब इंडक्शन में जो इस्तेमाल की जाती है इट इज रिप्लेस्ड बाय सेवोफ्लोरेन। ठीक है। बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, कार्डियक एरिथमियाज हैं, एट्रोपिन सेंसिटिव ब्रेडिकार्डिया है, ये ऐसा ब्रेडिकार्डिया है जो एट्रोपिन के लिए काफी सेंसिटिव रहता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया रेयर है पर खतरनाक है। इस पे हम आगे जाके अलग से इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस हो रहा है क्या होता है इसमें और कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे भी दी गई है कि डेंट्रोलिन यूज होता है, बेसिकली एंटीडोट नहीं है डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन इस्तेमाल होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के एक फीचर को कंट्रोल करने के लिए। हेलोथिन का या बाकी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का या आईवी एनेस्थेटिक्स का कोई एंटीडोट नहीं है, अलबत्ता हम सपोर्टिव थेरेपी या साइन एंड सिम्टम के बेस पे थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आइसोफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन सेवोफ्लोरेन, अच्छा एक और बात मैं रिपीट कर दूं, जितनी भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं, हेलोथेन, सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में भी कभी कभी मिलते हैं, तो हमें इनके लिए एक अलग चैम्बर चाहिए होता है। उस चैम्बर को हम बोलते हैं वेपोराइजर। क्या बोलते हैं? वेपोराइजर। अब वेपोराइजर की शेप क्या होती है? वेपोराइजर की शेप जो है वो इस तरह के एक बॉक्स होता है, उसके अंदर यहाँ पे एक शीशा लगा होता है जिसमें एक छोटी सी बॉल पड़ी होती है बॉबिन टाइप का, और ये आपको बताता है कि आपका वेपोराइजर कितना फिल होता है। यहाँ पे एक नॉब होते हैं जिसके जरिए से हम इसको फिल करते हैं। इस जगह पे इसका कलर कोड और बाकी स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं कि इसमें डेंजर है वगैरह वगैरह, इस तरह के निशान होते हैं और बाकी डिटेल्स लिखी होती हैं। इस जगह पे एक ढक्कन होता है, ढक्कन की तरह होता है, ढक्कन नहीं होता लेकिन ढक्कन की तरह होता है, और उस पे लिखा होता है 1 2 3 4 अप टू 8, और इसके ऊपर लिखा होता है परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये एनेस्थीसिया मशीन पे लगे हुए होते हैं। यहाँ से इसके थ्रू फ्रेश गैस फ्लो आती है। ठीक है, और इसके थ्रू फ्रेश गैस फ्लो के अंदर यानी ऑक्सीजन जो है उसके साथ साथ इसके अंदर वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स भी मौजूद होते हैं, और वो वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स की कंसंट्रेशन इस नॉब पे डिपेंड करती है, परसेंट बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करती है कि कितना परसेंट फ्रेश गैस फ्लो में हमारे पास वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स है। ये पेशेंट के एल्विलाई में जाके क्या डेवलप करते हैं, मैक डेवलप करते हैं। दरमियान में कहीं पे नाइट्रस ऑक्साइड भी इस जगह पे आ रहा है फ्रेश गैस फ्लो के साथ, तो इसकी वजह से सेकेंड गैस इफेक्ट भी बनता है, वो जाके आगे डिस्कस हो रहा है। ठीक है। सो हर गैस का वेपोराइजर डिफरेंट होगा। जो डिजाइन मैंने अभी ड्रा किया ये हर गैस का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल्स, उनका फिजिक्स एंड डिजाइन दोनों डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से इनके कलर कोड्स होते हैं ताकि पहचान लिया जा सके कि कौन से का ये वेपोराइजर किस गैस का है। तो कलर कोड्स मैं आपको बता देता हूँ। हेलोथेन का जो कलर कोड है वो रेड है। ठीक है, मतलब इसकी बोतल भी रेड कलर में आएगी, इसका वेपोराइजर भी रेड कलर में होगा, और इसकी जो बाकी चीजें हैं जिसके जरिए से फिल किया जाता है, जिसके जरिए से बंद किया जाता है, जिसके जरिए से खोला जाता है, वो सारी चीजें कलर कोडेड होंगी। तो रेड कलर हेलोथेन का होगा, सेवोफ्लोरेन का आपको येलो मिलेगा, आइसोफ्लोरेन का आपको पर्पल मिलेगा, डेसफ्लोरेन का आपको ब्लू मिलेगा, और एन फ्लोरेन का आपको ऑरेंज मिलेगा। ये आप याद रखना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, आइसोफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन उसकी 1.2% है कंपेयर टू हेलोथेन 7.75 है। सो आइसोफ्लोरेन की मैक ज्यादा है तो पोटेंसी हेलोथेन की निस्बत कम है। अलबत्ता सॉल्युबिलिटी आइसोफ्लोरेन की कम है बनिस्बत किसके, हेलोथेन के। हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी हमारे पास कितनी है जरा देखें, हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी 2.4 है, जबकि
आइसोफ्लोरेन की सॉल्युबिलिटी हमारे पास 1.4 है। तो आइसोफ्लोरेन फास्टर है हेलोथेन की निस्बत, लेकिन आइसोफ्लोरेन की मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, 0.2% मेटाबॉलिज्म हो रही है हेपेटिक, बाकी अनचेंज फॉर्म में जाता है। इस वजह से आइसोफ्लोरेन का रिस्क कम है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि आइसोफ्लोरेन जो है ये पंजेंट है, तो इसको हम इंडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओनली इस्तेमाल हो सकती है किस चीज के लिए? मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं कि सेवोफ्लोरेन मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और अल्टरनेटिव टू डेस्फ्लोरेन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो नॉन पंजेंट है और वेल टॉलरेटेड है। ठीक है। मैकेनिज्म दोनों का सेम है, गाबा ए पे काम करेंगे। ठीक है। आइसोफ्लोरेन कार्डिक आउटपुट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है हेलोथेन की निस्बत के। मायोकार्डियल डिप्रेशन इसमें कम है, ब्रोंकोडायलेशन इसमें होती है। ठीक है। लेकिन पोटेंशिएशन ऑफ द मायोकार्डियम टू द कैटेकोलामीन्स वो आइसोफ्लोरेन में नहीं है, ना ही सेवोफ्लोरेन में। ठीक हो गया। सो इस हिसाब से आइसोफ्लोरेन को हम ओनली मेंटेनेंस के लिए यूज करेंगे। चूंकि इसकी पंजेंट नेचर है, तो समटाइम्स आइसोफ्लोरेन क्या करता है, इस पंजेंट नेचर की वजह से पेशेंट अभी पूरा सेडेट नहीं हुआ होता, तो नॉर्मली तो आइसोफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन और तमाम एनेस्थेटिक सिवाय केटामीन और नेट्रस ऑक्साइड के तमाम एनेस्थेटिक्स कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेसेंट है, लेकिन इस पंजेंट नेचर की वजह से और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेस हो तो समटाइम्स हार्ट रेट ज्यादा भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है। बाद में जाके मैक जब अचीव हो जाए तो फिर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑलरेडी मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बहुत कम है, हाइपोटेंशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी, नाजिया एंड वोमिटिंग पोस्ट ऑपरेटिव के चांसेस हैं, एयरवे इरिटेशन भी होती है। सेवोफ्लोरेन को जरा कंपेयर करो। सेवोफ्लोरेन 2% मैक है और आइसोफ्लोरेन का 1%, 1.2 है। तो सेवोफ्लोरेन का पोटेंसी कम है निस्बतन किसके? आइसो के। लेकिन सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो ऑनसेट भी सेवोफ्लोरेन का ज्यादा होगा। ठीक है। ऑनसेट एंड ऑफसेट भी ज्यादा होगा, जल्दी होगा। कंपाउंड ए में पार्टली, कंप्लीटली नहीं, पार्टली कंपाउंड ए में बनता है और रेयर भी है, लेकिन रीनल कंसर्न्स जो है और लो फ्लो सर्किट्स में आते हैं। ठीक है। लो फ्लो सर्किट्स क्या है? लो फ्लो सर्किट्स क्या है ये फिर बाकी डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है, इसमें अलग एक्सप्लेनेशन की जाएगी। इसमें क्या होता है कि ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसके ज़रिए से मशीन से पेशेंट तक जो फ्रेश गैस जाती है वो बेसिकली बहुत ही लो फ्लोज पे जाती है, यानी लेस देन 1 लीटर या ऑलमोस्ट 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। तो उनमें कंपाउंड ए के चांसेस ज़्यादा हैं और इसी कंपाउंड ए की वजह से फिर रीनल टॉक्सिसिटी सेवोफ्लोरेन की एग्जिस्ट करती है। मोस्टली हम लो फ्लो रेट्स में सर्किट्स ही इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से सेवोफ्लोरेन को जस्ट इंडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेंटेनेंस में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, गाबा ए पोटेंशिएशन इसका मैकेनिज्म है, अगेन वही बात कि नाइट्रस ऑक्साइड और केटामीन के अलावा बाकी तमाम इनहेलेशनल या तमाम आईवी सबका मैकेनिज्म गाबा ए पोटेंशिएशन है। ठीक है। नॉन पंजेंट है, ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है, टॉलरेटेड भी है, मतलब पंजेंट नहीं है, चुभती नहीं है और लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इस वजह से एक अवेक बंदा जिसको आप डायरेक्ट जो है विदाउट नीडल या विदाउट आईवी आप उसको एनेस्थीसिया देना चाहते तो उसके लिए सेवोफ्लोराइन बेस्ट चॉइस है। ठीक है। और इसकी मायोकार्डियल डिप्रेशन भी बहुत कम है। अगेन वही बात है कि कंपाउंड ए नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा काज करता है, रेयर है पर कंपाउंड ए की वजह से उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्किट्स हैं उसमें ज़्यादा आएगी। एक और प्रॉब्लम सेवोफ्लोराइन की ये है कि जब इमरजेंस का फेज आता है, हमने बात की थी ना इंडक्शन की, मेंटेनेंस की, फिर इमरजेंस एंड रिकवरी की। इमरजेंस में चूंकि बच्चों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इंडक्शन के लिए, तो फिर ये इसी सेवोफ्लोराइन से जब पेशेंट या बच्चा वापस रिवर्ट होता है, मतलब उसकी तरफ आता है, नॉर्मलाइजेशन आती है, सेवोफ्लोराइन उसकी बॉडी से ख़त्म होने लग जाता है, हम उसको डिसकंटिन्यू कर चुके होते हैं, बंद कर चुके होते हैं, तो पेशेंट की एक्सपायरेशन जो है, एक्सहेलेशन जो है, उसमें सेवोफ्लोराइन बाहर आ रहा था। इस दौरानिया में, इमरजेंस के दौरानिया में इस पेशेंट को एजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा, और इसका भी मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का रिस्क बहुत कम है। ठीक है। सो अगेन समरी दे देता हूँ।
हमारे पास हैं 5 टोटल। एक हेलोथेन है, फिर डेस्फ्लोरेन है, फिर आइसोफ्लोरेन है, सेवोफ्लोरेन, एनफ्लोरेन। हेलोथेन का इस्तेमाल कम हो गया, डेस्फ्लोरेन का भी इस्तेमाल कम है, एनफ्लोरेन का भी इस्तेमाल कम है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मैंने देखी है, एक आइसोफ्लोरेन देखा है, एक सेवो देखा है, और कुछ जगह पे स्टिल हमने क्या देखा हुआ है, डेस्फ्लोरेन देखा हुआ है। ठीक है। हर एक हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन या हेलोजनल एजेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। उसी हिसाब से इनका वेपोराइजर का डिज़ाइन और फिजिक्स उसकी भी डिफरेंट होती है। सो सिमिलरली solubility and minimum alveolar concentration as well as the target for their active metabolites वो सबका डिफरेंट है। उसी हिसाब से साइड इफेक्ट्स भी अलग अलग आ रहे हैं। दैट्स वाई हमने एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स को डिसकंटिन्यू किया, दूसरे की तरफ गए, फिर तीसरे की तरफ गए। लेकिन आजकल ज़्यादातर आपको ये 3 मिलेंगी, सबसे ज़्यादा आपको आइसो मिलेगा और सेवो मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं आपको डेस्फ्लोरेन जो है वो मिल जाएगा। हर एक के लिए अपना अपना कलर कोड भी होता है। जैसे हेलोथेन का तो मुझे खैर याद नहीं। आइसोफ्लोरेन जो है वो आपको पर्पल में मिल जाता है, उसका जो वेपोराइजर है उसके कलर का, उसकी मेडिसिन जिस चीज़ में आती है उसका भी कलर पर्पल होता है। जबकि सेवोफ्लोरेन का आपको येलो में मिलता है, ताकि लोग पहचान सकें, एनेस्थीसिया वाले पहचान सकें इन चीज़ों को। अब आते हैं आईवी एनेस्थेटिक्स की तरफ। आईवी एनेस्थेटिक्स में हमारे पास हैं बारबिचुरेट्स हैं और बाकी मेडिसिन हैं, नॉन बारबिचुरेट्स हैं। तो इसमें एक प्रोपोफॉल आता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, मिल्क ऑफ इम्नेजिया भी इसको बोलते हैं। हमने हॉस्पिटल्स में इसको शुमले के नाम से भी जाना हुआ। ठीक है ना, ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है, ये एमल्जन की फॉर्म में होता है। ठीक है। और ये जब भी आप आईवी इंजेक्शन इसका लगाते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इस वजह से हम इसको लार्ज बोर जो है कैनोला में इस्तेमाल करेंगे, लार्ज आईवी कैनोला में या लार्ज विसल्स में, जिसमें 16 या 18 गेज का जो कैनोला है वो फिट आ सके। अब 18 गेज स्टिल थोड़ा सा कम है, 16 का डायमीटर ज़्यादा होता है, 18 गेज का डायमीटर कम होता है। तो गेज और डायमीटर एक दूसरे के लिए इन्वर्स होते हैं। तो अगेन, चूंकि एमल्जन है, पेनफुल है, तो इसके लिए एडजुवेंट में आपने आईवी, सॉरी प्रोपोफॉल है, तो प्रोपोफॉल के साथ आईवी लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं लगाए जाते हैं। अब आईवी लोकल एनेस्थेटिक आगे जाके बात होगी कि आईवी में नॉर्मली हम लोकल एनेस्थेटिक नहीं लगाते, वो इस वजह से नहीं लगाते कि दे आर कार्डियोटॉक्सिक। उस पर डिटेल में बात होगी। लेकिन प्रोपोफॉल के पेन के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लो डोज पे लाइडोकेन आईवी में। ठीक है। प्रोपोफॉल के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो प्रोपोफॉल इंजेक्शन की वजह से साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन होता है वो महसूस ना हो। ये पेन ऐसे होता है जैसे जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं वहां से वो ट्रेवल कर रहा होता है और ऊपर तक जाता है, महसूस ऐसा होता है। ठीक है। और ऐसे लगता है कि वीन में कोई चीज़ जा रही है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है। सो प्रोपोफॉल जो है वाइट कलर का है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को कहते हैं। हाईली लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक आप जानते हो क्या होते हैं। रैपिड ऑनसेट है, वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन। मैंने आपको बोला था कि वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन मैंने एक्सप्लेन करनी है। वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम का मतलब ये है कि जितना टाइम ब्लड को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने में लगता है फ्रॉम साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, साइट ऑफ इंजेक्शन से लेकर वो जाता है हार्ट तक, और हार्ट से जाता है वापस ब्रेन तक, और ब्रेन में जाके क्या शो करे, इफेक्ट शो करे। इसमें जितना टाइम लगता है इसको वन आर्म सर्कुलेशन टाइम कहते हैं, और ये मोस्टली 30 to 40 सेकेंड्स होता है। ठीक है। तो वन आर्म सर्कुलेशन में ही इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। इस वजह से आईवी एनेस्थेटिक्स जो है वो, जैसे ही हम प्रोपोफॉल लगा रहे होते हैं, आप उसके साथ, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, बातें कर रहे होते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करने, क्या क्या मसला था, क्या बीमारी थी, मतलब मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन होती है। इस दौरानिया में बात की जो है, पेशेंट की जो बातें हैं वो बीच बीच में से कट रही होती हैं। इवेंचुअली उसकी आंखें बारी पड़ जाती हैं, आपको नज़र आ जाता है
आंखें रोल आउट करने लग जाती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। आईलेट जो है वो हैवी हो जाते हैं। पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होने लग जाता है। और पेशेंट की बातें जो हैं अनकम्प्रिहेंसिव हो जाती हैं, फिर इवेंचुअली वो बात का जवाब ही नहीं देता। तो जैसी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं हम बस वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो हमें इसकी डोज 2 to 3 या 4 mg/kg के हिसाब से होता है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका इसका ये है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे और दो मेडिसिन दोगे, जैसे ही वो सिडेट हो जाता है हम यहीं पे जो है अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ये फायदा होता है क्विक ऑनसेट और वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी रैपिड है, क्विक रिकवरी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन तेज है वैसे ही रिकवरी तेज हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट कॉन्टेक्ट है, अब 40 सेकंड के अंदर इसका इफेक्ट आता है, 5 से 10 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ज्यादातर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है, और किस में आता है, ग्लूकोरोनाइडेशन के जरिए से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू गायब हो जाते हैं, ठीक है। सो फार्माकोडायनेमिक्स इसका क्या है, वही बात अगेन, गाबा ए पोटेंशिएशन होगी, गेमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज हो। कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, अलबत्ता एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी इसकी जरूर है, ठीक है। कौन सी, एंटी एमेटिक, यानी प्रोपोफॉल कैन आल्सो हेल्प रिड्यूस नाजिया एंड वॉमिटिंग। इतना ज्यादा नहीं है, पोटेंट आप नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ इफेक्ट है। पर उसके बरक्स आपको एक और चीज मिलेगी, वो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी इसमें ड्रॉप होता है और हार्ट रेट में इसमें ड्रॉप होता है। तो प्रोपोफॉल जो है ये रिकमेंडेड नहीं है हाइपोवॉल्यूमिया के केसेस में। हाइपोवोलीमिया है, या ऑलरेडी किसी का ब्लड प्रेशर डाउन है, या हार्ट रेट इंतहाई कम है, ऐसे केसेस में हम जो है वो मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास आईसीयू से आते हैं या इमरजेंसी से आते हैं, ठीक है। कोई इमरजेंसी ट्रॉमा है, एक्सीडेंट हुआ है, आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो उसमें प्रोपोफॉल रिकमेंडेड नहीं है। वजह ये है कि चूंकि पेशेंट ऑलरेडी लो बीपी, लो हार्ट रेट और हाई हैवी ब्लड लॉस की वजह से वो आ रहा होता है हमारे पास, तो अगर हम प्रोपोफॉल लगा लेते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट हमसे कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। एंड इट हैपन टू अस, हमसे हमारे साथ हुआ है ऐसा कई दफ़ा, एक दो दफ़ा। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू रिकवर, लेकिन ये मिसहैप्स होते हैं। यू हैव टू सी कि पेशेंट का मसला क्या है, उसके मुताबिक अपने ड्रग चूज करें। सो प्रोपोफॉल जो है ये कार्डियो पल्मोनरी एंड कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेसेंट है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस तो वैसे भी है, क्योंकि उसका एक्शन ही वहीं पे। स्मूथ मसल्स भी इसमें जो है हाँ, अलबत्ता कुछ ना कुछ जगह पे प्रैक्टिकली वी हैव सीन कि प्रोपोफॉल जब इंडक्शन हो जाती है प्रोपोफॉल के जरिए से, कुछ ना कुछ वक्त के लिए डायफ्रेगमेटिक पैरालिसिस भी हो जाती है, जिसमें पेशेंट की कुछ देर के लिए जो ब्रीथिंग है वो सीज हो जाती है, ठीक है ना। तो उस वक्त हमें वेंटिलेशन या मास्क वेंटिलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके जहन में हो। एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी, सो चूंकि एनर्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है तो हम इसके साथ एडजुवेंट में ओपियाइड एनर्जेसिक यानी नेल्बोफिन हो गया, पेंटानिल, मॉर्फिन, इस तरह के कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं एज पर रिकमेंडेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अलबत्ता इसकी इंडक्शन भी स्मूथ है बाकी, और इमरजेंस जो है वो बहुत जल्दी है, मतलब 15 मिनट के अंदर इसका असर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और फिर जब प्रोसीजर चलता रहता है तो प्रोपोफॉल तो हम मजीद नहीं देते, हम तो वन टाइम इसको दे देते हैं। बाकी जो है मेंटेनेंस हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक यानी आइसोफ्लोरेन के जरिए से कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक से कर रहे होते हैं। सो इस वजह से प्रोपोफॉल को तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा, बाकी जो है मेंटेनेंस सारी प्रॉपर्टीज किसकी रह जाती हैं, आइसोफ्लोरेन की, ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अलबत्ता प्रोपोफॉल को अगर मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो इन्फ्यूजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पे, इन्फ्यूजन, कोई एक स्पेसिफिक पंप होता है, सिरिंज पंप होता है, इन्फ्यूजन पंप होता है, या रिमोट एरियाज में ड्रिप में डाल के जो है वो स्लो
ड्रिप्स में लगाते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम बनती है, उसको कहते हैं प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। लॉन्गर पीरियड के लिए हाई डोज पे प्रोपोफॉल देना प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम काज करता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल पीपल जो है वो लेस देन 10 और 12 ईयर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको ज्यादातर ये खतरा होता है। बाकी हाइपरटेंशन की बात हो चुकी है, मायोकार्डियल डिप्रेशन ये काज करते हैं। पेन ऑन इंजेक्शन है तो लाइडोकेन आईवी में दिया जाएगा लो डोज पे, प्रोपोफॉल के साथ कंबाइन करके एक ही इंजेक्शन में, एक ही सिरिंज में, ठीक है। अब लो डोज पे लाइडोकेन जो है वो कार्डियोटॉक्सिक या बाकी टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोफॉल का जो इंजेक्शन ऑन इंजेक्शन का पेन है वो डिक्रीज हो जाता है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, एपनिया भी कभी कभी हो जाता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। एंटीडोट क्या है, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, अलबत्ता डोज आपसे ज़्यादा हो जाए तो आपने उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। आईवी फ्लूइड्स दे के आपने हाइपोटेंशन और मायोकार्डियल डिप्रेशन को मेंटेन करना है। वेजोप्रेशर्स दे के भी आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। वेंटिलेशन दे के आपने एपनिया को सपोर्ट करना है। और प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दें, इन केस प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम जो है वो आपको मालूम पड़ रहा है। बाकी प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम आप लोग सर्च अप कर सकते हैं कि है क्या चीज़ और इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दैट इज केटामिन। केटामिन जो है प्रोपोफॉल के हिसाब से डिफरेंट है। प्रोपोफॉल जो है कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेसेंट है, जबकि केटामिन कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेसेंट नहीं है, सही है। केटामिन गाबा की बजाय किस पे एक्ट करता है, गाबा ए को पोटेंशिएट करने की बजाय वो जाता है जनाब एनएमडीए पे, और इसकी वजह से क्या काज करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होती है, इसमें ये होता है कि पेशेंट का सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ, सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उसकी जहन में या ब्रेन में क्या बनती हैं, विविड ड्रीम्स या हेलुसिनेशन या एजिटेशन टाइप के ख्यालात आ रहे होते हैं, एजिटेटेड रहता है। बाकी उसका साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो इस टाइप के एनेस्थीसिया को डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहा जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, रैपिड ऑनसेट है, अगेन प्रोपोफॉल की तरह 30 सेकंड के अंदर, आईएम में 3 से 5 मिनट, चूंकि प्रोपोफॉल आईएम में नहीं लगता, अलबत्ता केटामीन आईएम में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगी, नॉर केटामीन बनेगा जो एक्टिव मेटाबोलाइट है, और इस एक्टिव या इनएक्टिव मेटाबोलाइट की रीनल एक्सक्रीशन की जाती है, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन है पर प्रोपोफॉल की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कभी कभी शॉर्ट प्रोसीजर होते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होता है, तो उनमें हम शॉर्ट जीए, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट जीए, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया, 20 से 30 मिनट के लिए, उसमें कभी प्रोपोफॉल यूज़ किया जाता है, कभी केटामीन यूज़ किया जाता है, कभी प्रोपोफॉल और केटामीन दोनों कंबाइन करके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है कीटोफॉल। क्या कहा जाता है, कीटोफॉल, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स केटामीन का क्या है, वो ये है कि एन मिथाइल डी एस्पेटेट रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया काज होगी, कैल्शियम इनफ्लक्स बंद होगा, और कोई प्रोपेगेशन ऑफ एक्साइटेड सिग्नल्स नहीं होंगे। हाँ, एयरवे रिफ्लेक्सेस इसमें मेंटेन रहेंगे, और रिस्पिरेटरी ड्राइव इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। एयरवे रिफ्लेक्सेस होंगे, रिस्पिरेटरी ड्राइव रहेगा। बाकी एजेंट रिस्पिरेटरी ड्राइव को भी डिसेंसिटाइज कर लेते हैं, जबकि केटामीन नहीं करता। अब रिस्पिरेटरी ड्राइव क्या है, रिस्पिरेटरी ड्राइव है, आपको पता होगा कि हार्ट से जनाब एओर्टा निकलती है, ठीक है, एओर्टा से, और एक यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ, और एक कैरोटिड आर्टरी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ये डिसेंडिंग एओर्टा हो जाता है, ये आर्क ऑफ एओर्टा है, ठीक है। और इस जगह पे आपको राइट सबक्लेवियन, यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन वगैरह, ठीक है। अब ये जो कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, कैरोटिड आर्टरी, इसके बिल्कुल बेस पे क्या होते हैं, साइनसेस होते हैं, जिनको कहा जाता है कैरोटिड साइनस। इस कैरोटिड साइनस पे आपके पास एक चीज होती है जिसे कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स। कौन से, कीमो रिसेप्टर्स। अब कीमो रिसेप्टर्स यहाँ के क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं, जो बेसिकली आपके रिस्पायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी ड्राइव। बाकी मेडिसिन जो हैं
वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि आपके इस रिस्पायरेटरी ड्राइव को कुछ ना कुछ जो है इफेक्ट ज़रूर करती हैं, डिसेंसिटाइज कुछ हद तक कर लेती हैं, या आपका थ्रेशोल्ड ज़्यादा करा देती हैं इस कीमो रिसेप्टर का। अलबत्ता केटामीन ये काम नहीं करता। ठीक है। केटामीन जो है, इसको अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि इट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक है, यानी हार्ट रेट बीच में ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर बीच में ज़्यादा होगा, और ट्रॉमा या शॉक के पेशेंट में ज़्यादा सूटेबल है निस्बतन किसके, प्रोपोफॉल के। ठीक है। प्रोपोफॉल के निस्बतन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ है, केटामीन। कौन से केसेस में, वो केसेस हैं आपके ट्रॉमा या फिर शॉक वाले। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, इमरजेंसी रिएक्शंस होंगे जिसमें हेलुसिनेशंस हैं, विविड ड्रीम्स हैं, एजिटेशंस हैं। ऑल फोल बातें कर रहा होगा, अब उसने जो देखा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई रियल में कोई वाकया हुआ है। कभी कभी ऐसे मजाकन बातें कर लेते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड करा के कहा था कि फिर आप लोग उसकी वीडियोस बना के वायरल कर देते हो, कहते हो कि देखो एनेस्थीसिया के बाद ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, और आप बहुत लुत्फानंदोज होते हो उससे, विच इज़ एथिकली रॉन्ग, बट दिस हैपन्स ड्यू टू केटामीन मोस्टली। हाँ, चूंकि केटामीन सिम्पेथोमाइमेटिक है तो इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी ज्यादा हो। ठीक है। हाइपरटेंशन होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, एब्यूज का खतरा भी है और डिपेंडेंस भी है। एक और बात इसकी अहम यहाँ पे मिस हो गई, वो ये है कि केटामीन जो है वो वीक एनेस्थेटिक है और पोटेंट एनाल्जेसिक है। ठीक है। एंटीडोट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, अलबत्ता केटामीन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स बनते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। किस चीज़ को कम करना, हेलुसिनेशन को, इमरजेंस स्मूथ हो जाए तो हम क्या दे देते हैं एडजुवेंट में, बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें मेडाजोलाम, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। मेडाजोलाम जो है ये क्या करते हैं, इनको कहा जाता है एंग्जियोलिटिक्स कहा जाता है, ये आगे एडजुवेंट्स में दोबारा आएंगे। एंग्जियोलिटिक्स क्या होते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं, सेंट्रल नर्वस ओवर एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं, आपका फियर खत्म हो जाता है, और साथ में दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेडेशन एज वेल है। चूंकि सेडेशन की प्रॉपर्टी है, दे आल्सो हैव द कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेशन प्रॉपर्टी, यानी आपकी जो है सीवीएस सिस्टम जो है उसकी कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड केटामीन की तरह एनएमडीए पे एक्ट करता है, लेकिन वीक। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है, अभी स्टिल ऑन गोइंग रिसर्च है, स्टिल सम इट मे एक्ट ऑन ओपियाइड रिसेप्टर्स। दैट्स वाई इसको भी क्या कहा जाता है, वीक एनेस्थेटिक बोला जाता है एंड पोटेंट एनाल्जेसिक बोला जाता है, ये भी। ठीक है। ब्लड गैस सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, एक्सट्रीमली फास्ट ऑनसेट एंड ऑफसेट होगा, ड्यूरेशन भी बहुत जल्दी तेजी से खत्म होगा। मतलब आप नाइट्रस ऑक्साइड बंद कर लेते हो, विद इन 5 मिनट नाइट्रस ऑक्साइड वॉश आउट हो जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मेटाबोलाइज नहीं होगा, अलबत्ता इसी सेम स्टेट में रिवर्स फॉर्म में ये कहाँ चला जाएगा, अनचेंज चला जाएगा, एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड लंग्स में। ठीक है। जैसे ही लंग्स में गया था, अब वैसे ही ब्रेन से वापस लंग्स में आएगा, लंग्स से वापस बाहर चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जाएगा। मैक एक इसका सबसे ज्यादा है, तो पोटेंसी भी बहुत कम है। तो सर्जिकल एनेस्थीजी के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता आप मेडिसन की, जो मेडिसन हम इस्तेमाल करते हैं मैक को कम कराने के लिए, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का, या अदर मेडिसिन की डोज को कम करने के लिए हम इसको एडजुवेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ डोज रिक्वायरमेंट, मैक एडजस्टमेंट और इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सेकेंड गैस इफेक्ट मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में डिफ्यूजन हाइपोक्स ये भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आई थिंक इसका मे बी मेरे पास लेक्चर अवेलेबल हो तो वो मैं
एंड ऑफ द लेक्चर जो है आपके सामने उसकी लिंक भी आपके सामने आ जाएगी, तो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया और सेकंड गैस इफेक्ट आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड गैस इफेक्ट इन शॉर्ट ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से अब हमारे पास तीन गैसेस इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, दूसरा ऑक्सीजन है या मेडिकल एयर है, तीसरा हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑक्सीजन तो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको हम सेकंड गैस नहीं बोलेंगे। हमारे पास सेकंड गैस की बात किन दो के दरमियान आती है? इन दो के दरमियान नाइट्रस ऑक्साइड यूज हो रहा हो और साथ में इनहेलेशनल यूज हो रहे हैं, तब इसका फायदा होता है ड्यूरिंग इंडक्शन। किसके दौरान? इंडक्शन के दौरान फायदा ये होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से एल्यूलाई में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाती है? आइसोफ्लोरेन की। ठीक है। एक गैस की डिफ्यूजन की वजह से, एक गैस एल्यूलाई से ब्लड में डिफ्यूज हो रही है, उसकी वजह से एल्यूलाई में आइसोफ्लोरेन यानी सेकंड गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रिलेटिवली रिलेटिवली ज्यादा हो रही है, तो इसको हम सेकंड गैस इफेक्ट कहते हैं। और ये हमें फायदा दे रहा है। देखो, हम बहुत कम कंसंट्रेशन परसेंट बाय वॉल्यूम देंगे आइसोफ्लोरेन का, और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा, और नाइट्रस ऑक्साइड साथ में चल रहा है, तो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन एल्विलाई में मिल रही है। हमें फायदा हो रहा है इंडक्शन के दौरान। अलबत्ता रिकवरी के दौरान यही सेकंड गैस इफेक्ट, जब नाइट्रस ऑक्साइड ब्लड से वापस एल्विलाई में जा रहा है, ब्लड से वापस एल्विलाई में जा रहा है, तो यही सेकंड गैस इफेक्ट क्या काज करता है? डिफ्यूजन हाइपोक्सिया काज करता है। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया कैसे होता है? अब इस सेकंड गैस इफेक्ट को हम थर्ड गैस इफेक्ट बोलते हैं या फिंक्स इफेक्ट बोलते हैं, फिक्स इफेक्ट, इस तरह का कुछ नाम। ठीक है। होता क्या है? होता यह है कि अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ब्लड से जा रहा है कहाँ पे? एल्विलाई में। ठीक है। चूंकि इमरजेंस का टाइम हो रहा है, रिकवरी का टाइम है, तो नाइट्रस ऑक्साइड तो हमने बाहर से बंद किया हुआ है, हम एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड उसके बॉडी में था वो वॉश आउट तो होना है। वॉश आउट होगा तो कहाँ जाएगा? एल्विलाई में। एल्विलाई से एक्सपेलेशन में बाहर जाएगा। लेकिन एल्विलाई में तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिलेटिवली नाइट्रस ऑक्साइड के आने की वजह से, जो ब्लड से एल्विलाई में आ रहा है नाइट्रस, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ये कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की रिलेटिवली डिक्रीज हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड की डिफ्यूजन की वजह से डिक्रीज हो रही है। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होती है, इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। रीजन हमें पता चला क्या चीज है? डिफ्यूजन है, तो हम इसको बोलते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। और ये कब होता है? इमरजेंसी या रिकवरी के दौरान। इस वजह से हमें 100% ऑक्सीजन देना होता है, और रेट, रिस्पायरेटरी रेट की कोशिश करनी है कि वो ज्यादा रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड वॉश आउट हो और पेशेंट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया से बच जाए। दूसरा इफेक्ट ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी निस्बतन ज्यादा है इनटू द कैविटीज। सो कैविटीज में ये ज्यादा जाता है। तो साइनसेस हो गए, ऑक्यूलर प्रोसीजर हो रहे हैं जिसमें एयर बबल इंसर्ट की एडमिनिस्टर की जाती है, रेटिनल रिपेयर के प्रोसीजर में, वेट्रोरेटिनल सर्जरीज में, वेट्रियो रेटिनल, ठीक है, वेट्रस ह्यूमर की जो सर्जरीज होती हैं जिसमें रेटिना को किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, इसमें एयर बबल पोस्ट ऑपरेटिवली इंसर्ट किए जाते हैं, ताकि आई का जो इंटरनल जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे और आई की जो शेप है वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर नाइट्रस ऑक्साइड यूज हो रहा है तो वो इस एयर बबल में क्या हो जाता है? आने डिफ्यूज होने लगता है। नॉर्मल एयर बबल का साइज ये होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आईओपी यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और जो प्रोसीजर आपने किया था वो दोबारा करना पड़ता है। तो बाकी इसके अलावा जितनी भी स्पेसेस हैं उनको एक्सपेंड करता है। तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एडमिनिस्टर किया जाता है इनटू एब्डोमेन, ताकि एब्डोमेन जो है गुब्बारे की तरह फूल जाए और कैमरे के जरिए से सर्जन अच्छे तरीके से प्रोसीजर कर सके। उसमें नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होगा। ऑक्यूलर प्रोसीजर में नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होगा अगर क्लोज सर्जरी हो रही है। ठीक है। विटामिन B12 इनएक्टिवेशन काज करता है अगर प्रोलॉन्ग यूज हो रहा है या रिपीटेड यूज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथिक डिजीज बनते हैं, कमजोरी आती है न्यूरॉन्स की, न्यूमोथोरिक्स डेवलप हो सकता है क्योंकि ये डिफ्यूज हो सकता है, और अगर न्यूमोथोरिक्स ऑलरेडी है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो। बाउल सिंड्रोम्स है, बाउल्स इश्यूज हैं, उसमें भी इस्तेमाल, तो ऐसे पेशेंट में इस्तेमाल नहीं हो। पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वोमिटिंग भी इसका साइड इफेक्ट है।
मैनेजमेंट एंटीडोट इसका नहीं है, तो ओवरडोज को या इसके साइड इफेक्ट को मैनेज कैसे करोगे? 100% जो है क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? पोस्ट प्रोसीजर डिफ्यूजन हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। आज के सेक्शन का लास्ट हिस्सा है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्या होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में? हेलोथेन की वजह से, सेवोफ्लोरेन की वजह से, आइसोफ्लोरेन। सबसे ज्यादा होता है हेलोथेन की वजह से, फिर आइसो, फिर सेवो। ये तरतीब है। ठीक है। और एक और भी है, मसल रिलैक्सेंट है सक्सिनाइलकोलिन, डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, डीएमआर जो है उनमें सक्सिनाइलकोलिन में सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा जो होता है हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, वो सक्सिनाइलकोलिन में उसमें चांसेस हैं। फिर हेलोथिन, फिर आइसोफ्लोरिन, फिर सेवोफ्लोरिन। ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑलरेडी आपको पता है। होता क्या है इसमें? होता यह है कि अनकंट्रोल कैल्शियम रिलीज शुरू हो जाती है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जेनेटिकली ससेप्टेबल पेशेंट में। और वो कौन से हैं? जिसमें RYR1 जीन म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, उन पेशेंट्स में आपने देखना होता है कि ससेप्टेबिलिटी है। तो RYR1 जीन म्यूटेशन जो पेशेंट्स हैं, उनके साइन एंड सिम्टम्स आपने देखने होते हैं। कुछ लोगों में माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज या माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट, या अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर है, या पेशेंट को एपिलेप्टिक है, सीजर्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेशेंट फिर ससेप्टेबल हो जाएंगे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मसल रिजिडिटी, सख्त हो जाते हैं मसल, टेकिकार्डिया होगा, हाइपरकेपनिया होगा, एसिडोसिस होगा। ठीक है, ड्रग इंड्यूस एसिडोसिस जिसे कहा जाता है। एंटीडोट क्या है? डेंट्रोलिन है। ठीक है, डेंट्रोलिन देंगे, वो क्या करेगा? कैल्शियम रिलीज को ब्लॉक कर देगा। सपोर्टिव केयर में क्या होगा? जो ट्रिगरिंग एजेंट है, हेलोथेन हो, सेवोफ्लोरिन हो, आइसो या सक्सिनाइलकोलिन, उसको आपने बंद करना है। 100% ऑक्सीजन देनी है। पेशेंट को कूलिंग एनवायरनमेंट देना है, ताकि उसकी बॉडी जो है वो ठंडी रहे। कोर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हमने कम करना है। और एसिडोसिस जो डेवलप हुई है उसको करेक्ट करो। एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हम बाइकार्बोनेट देते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट वगैरह दिया जाता है। ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, वो है प्रोपोफॉल में। प्रोपोफॉल में कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि इट हैज़ एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी एज वेल। ठीक है, प्रोपोफॉल की कुछ ना कुछ एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन ऑफ general anesthetic, in which we discussed about inhalational anesthetics and IV anesthetics. Then later on we came to the inhalational gas, nitrous oxide. We discussed their pharmacodynamics and kinetics, adverse effects, antidotes if available, or management. ठीक है, nitrous oxide is considered as a adjunct gas. It's not a primary gas, it's additional gas to be used. Then we discussed the main side effect, adverse effect, critical adverse effect, which is malignant hyperthermia. We will further go into the adjuvants for general anesthetics in next section. Thank you.